जय हिंद दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, यूपी SSC PET एग्ज़ाम 2022 के लिए आपकी ये बहुत ही लाजवाब प्रैक्टिस सेट है। गाइस जी, इस क्वेश्चंस को आप एक अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, और या फिर अब नोट्स में गाइस लिखने की क्या ज़रूरत है, अब आप उससे कृपया किसी भी तरीके से रट लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि गाइस एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, तो ऐसे में अब आप नोट्स में ना लिखें तो ही बेहतर है। एग्जाम के लिए गाइस अब अपने दिमाग में ही लिख लीजिए। ओके मेरे प्यारे भाई, आइए आज के बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसके पहले के सारे प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी SSC PET एग्जाम 2022 प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप फड़े क्लास को अच्छे ढंग से देख सकते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, आज के सेट की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी SSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन में गाइज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, माल और सेवाएं कर यानी गाइज वस्तु एवं सेवा कर यानी GST पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सबसे पहले अनुमोदित किया था। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। माल और सेवाएं कर यानी GST पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सबसे पहले अनुमोदित किया था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा असम ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, पाल राजवंश के जो सबसे पहले राजा थे वो थे गोपाल। कौन थे? गोपाल थे। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं कि ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन गाइस पढ़िए। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे हम किस खेती के रूप में जानते हैं। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा झूम खेती। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झूम खेती। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला प्रश्न आपके सामने। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, ब्लू प्लेनेट के जो गाइस नाम से जानते हैं वो जानते हैं पृथ्वी को भी, इसके अलावा गाइस नेपच्यून को भी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पृथ्वी। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है, यानी किस विकल्प में निष्क्रिय गैस नहीं है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्लीज जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा समझिएगा मेरे प्यारे भाई, निष्क्रिय गैस नहीं है। क्रिप्टॉन, आर्गन और जेनान ये गाइस एक निष्क्रिय गैस हैं, लेकिन क्लोरीन जो है यह निष्क्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया है। कुल मिलाकर के प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि मुरादाबाद जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा। पीतल नगरी, पीतल नगरी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। पीतल नगरी के नाम से हम मुरादाबाद को जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पीतल। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, सबसे पहले किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है, तो फटाफट आंसर दीजिए। भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का। राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन।
आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया गया है, ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न आपके सामने, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप बताएंगे, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। आपका एक ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है और फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, काली मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं, रेगुर के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात आप याद रखिएगा, काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, यानी ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी बात एक ही है। लेकिन गाइस काली मिट्टी को हम लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया, लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक बात आप और याद रखिएगा कि काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस काली मिट्टी का कई सारा नाम है, लावा मिट्टी, कपासीय मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ये सभी गाइस जो हैं ये काली मिट्टी के ही नाम हैं। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ें, चलो अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय यानी गाइस जी SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। कुल मिलाकर के प्रश्न कहने की बात यह है मेरे प्यारे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय जो है यह भारत के किस जिले में है। फटाफट आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे प्यारे भैया याद रखिएगा किस जिले में है, यह है मेरठ में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी UDHR के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है, बताएंगे इसका राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा गुलामी से स्वतंत्रता। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भैया, प्रकाश वर्ष जो है यह किसका मापन करता है। प्रकाश वर्ष जो है यह किसका मापन करता है, फटाफट आंसर दीजिए। प्रकाश वर्ष जो है गाइस, ये गाइस एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। मैंने क्या कहा, दूरी, यानी गाइस प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मापन करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य की आँख का रंग डैश आँख के किस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। यानी मनुष्य में जो गाइस आँख का रंग होता है, मनुष्य की आँख का रंग जो होता है या मनुष्य की आँख के किस भाग में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा आइरिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट बहुत है, ध्यान दीजिएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं वो हैं गाइस मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक जो था वो था बृहद्रथ। कौन था, बृहद्रथ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, राजा हर्षवर्धन ने किस में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी। राजा हर्षवर्धन ने किस में भद्र विहार नामक एक ज्ञान के वृहत केंद्र की स्थापना की थी। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा कन्नौज में। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत जो हैं ये गाइस किसके वार्षिक वर्ष के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ पर ये वर्ष लिखा है।
राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का आपका वो हो जाएगा गाइस वारिस अली शाह के। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो बहुत ही लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन है बहुत ही इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझ लिया करो, उसके बाद आप गाइस आंसर देने की कोशिश करो। बहुत ही गजब का क्वेश्चन हर क्वेश्चन रहता है ना। आप ये समझ लो कि चाहे जैसा क्वेश्चन होगा इसको तुम फाड़ देंगे तो गाइस आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हो। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? कुल मिलाकर के प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे, इब्राहिम आदिल शाह ने इनमें से किस पुस्तक में गाइस हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण किया है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, वो हो जाएगा किताब ए नवरस में। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो गाइस, ये भी आपको बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा होगा ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। केवल और केवल गाइस आपको समझाने की दृष्टि से इतना लंबा लिख दिया जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? कुल मिलाकर के प्रश्न ये पूछ रहा है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के कौन से प्रोफेसर हैं जिन्होंने गाइस 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत के आधार पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा CB रमन। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो गाइस, अगला है कि कौन सा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी का टीला जो है मिट्टी को ढीला करने के लिए किया? यानी कि गाइस क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें हम किसका उपयोग करते हैं जिससे जंगली घास को हटाया जाता है और मिट्टी को ढीला किया जाता है? किसका भैया, किसका किया जाता है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा फावड़ा का, फावड़ा का है ना। तो गाइस फावड़ा जो है आप सभी जानते होंगे गाइस, जिससे मिट्टी की खुदाई होती है या गाइस जब नींव भरी जाती है तो उसमें गाइस जब मिट्टी की पटाई के कार्य चलते हैं तो उसमें गाइस फावड़ा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ना। गाइस फावड़ा का कई सारी जगहों में काम होता है, कृषि में काम होता है। फावड़ा समझते हो मेरे प्यारे भाई क्या होता है? जैसे कुदाल होती है उसी के टाइप का होता है, लेकिन गाइस फावड़ा थोड़ा चौड़ा होता है ना। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फावड़ा। अगला आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करो ताकि कम समय में हम क्वेश्चन भी कवर कर लिया करें। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर दो। बैक्टीरिया के कारण होता है मेरे प्यारे भाई आंत ज्वर। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल यानी CHRI का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बिमस्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? कुल मिलाकर के प्रश्न ये पूछ रहा है गाइस कि बिमस्टेक जो है गाइस इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24। फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह कौन सी थी? यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ये कब हुआ? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, जय जवान जय किसान का नारा जो है यह किसने दिया था? फटाफट आंसर देंगे। जय जवान जय किसान का नारा जो है यह किसने दिया था? सभी मित्र बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है?
यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, इसका आंसर आप बताएंगे। और मेरे प्यारे भैया, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी SSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह सभी मित्र लाइक भी कर देंगे। यमुना नदी का उद्गम स्थल है मेरे प्यारे भाई बंदरपूंछ से, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है, इसको आप देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, इस विचार के समर्थक कौन थे। केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, ये गाइस इसके जो समर्थक थे ये कौन थे, बताओ। राइट हो जाएगा JS मिल, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला गाइस की प्रशासन पर नागरिकों के नियंत्रण पर सबसे प्रभावशाली माध्यम है। प्रशासन पर नागरिकों के नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। गाइज हम अपने खुद के मत के अनुसार गाइज चुनाव कर सकते हैं, ये हमारा सबसे प्रभावशाली माध्यम है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा चुनाव। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुनाव, यानी चुनाव करना अपने अनुसार। गाइज प्रभावशाली माध्यम यानी अपने अनुसार नेता विधायक का चुनाव करना। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। बताइए मेरे प्यारे भाई, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। 31। गाइस क्लास जब खत्म हो जाएगी ना उसके बाद स्कोर बताकर ही जाना, जल्दबाजी नहीं करना, स्कोर बता करके ही जाना है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा 12 जनवरी को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, इसका आंसर आप सभी डियर प्यारे भाई बहन बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 33। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा मोहिनी अट्टम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी, यानी गाइज CRPF यानी गाइज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की स्थापना जो है यह कब हुई थी, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा वर्ष 1939 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अप्सरा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं गाइस कि निम्न में से अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है, अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया, क्वेश्चन नंबर 37। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी है, क्वेश्चन नंबर 38, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसकी फुल PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है गाइस ये है कानपुर में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला कि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, वो हो जाएगा यहाँ पर आपके कुल मिलाकर के 23 है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों की सीमा अवधि रखी गई है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों की सीमा अवधि जो है या कितनी रखी गई है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। आप चाहें तो गाइस इसको रट सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स में पेन डाउन कर सकते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखना। राइट हो जाएगा आपका 15 वर्ष इसकी अवधि है। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं 15 वर्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी इसके जो गाइस शेप है ये कैसा रहा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी शेप कैसा रहा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा बी आकार का। करेक्ट हो जाएगा वी शेप। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की स्थापना जो है या कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना जो है या कब हुई थी। मेरे प्यारे भाई नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा, जो गाइस नीति आयोग होता है इसको जो अध्यक्ष होते हैं गाइस ये होते हैं पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। और वर्तमान में गाइस नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की स्थापना जो है गाइस ये कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का आपका, वो हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। गाइस नीति आयोग जो है गाइस इसका पुराना नाम है वो है योजना आयोग। अगला आपके सामने, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप बताएंगे हमारे प्यारे भैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है गाइस वो है नागपुर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि संसद को CGST IGST लगाने का अधिकार होगा। फिर से एक बार पढ़िए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि संसद को CGST और IGST लगाने का अधिकार है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला आपके सामने, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अगला आप जो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो, इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान व मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। गलत, ऑप्शन ए ही आपका गलत आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए फोर्टिफाइड चावल स्कीम का लक्ष्य जो है ये रखा गया है कब तक। कुपोषण की समस्या से बचने के लिए गाइस जो फोर्टिफाइड चावल स्कीम का लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है। 47 नंबर का आंसर आप बताएंगे। राइट हो जाएगा वर्ष 2024 तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। व्यापार की किस प्रक्रिया में ग्राहक आपस में ऑनलाइन खरीद बिक्री करते हैं। व्यापार की किस प्रक्रिया में ग्राहक आपस में ऑनलाइन खरीद प्रक्रिया करते हैं। 48 नंबर का आंसर आप बताएंगे। ये गाइस आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा C2C। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला के निम्नलिखित में से लाल किले की तस्वीर किस नोट पर बनी हुई है। देखो गाइस जब आप एग्ज़ाम देने जाना तो गाइस आप 2000 की नोट और गाइस 50 रुपये की नोट, 200 रुपये की नोट, 100 रुपये की नोट और 500 रुपये की नोट ये गाइस आप ज़रूर लेकर के जाइएगा, ताकि अगर आप गाइस भूल जाएं तो तुरंत आप नोट निकाल कर देख लो, क्योंकि गाइस पैसे आप अंदर ले जा सकते हैं, पैसे की कोई रोक टोक नहीं होती है, तो पैसा आप अंदर ले जा सकते हैं। तो गाइस पैसे के नोट लेकर जाइएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है भूल ही जाते हैं तो थोड़ा सा गाइस आप मान लीजिएगा। ओके, तो देखो गाइस लाल किला की तस्वीर किस नोट पर है। किस नोट पर है भैया, वो है 500 की नोट पर है। किस नोट पर है, 500 की नोट पर है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
अगला आपके सामने 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी के तहत कितने प्रतिशत मुद्रा अमान्य हो गई थी। अब जानते हैं मेरे प्यारे भाई 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 और 1000 की नोटें बंद कर दी गई थी। और गाइज इसमें गाइज कहा जाए अमान्य कितनी परसेंट मुद्रा हो गई थी, तो वो हो गई थी गाइज 86%। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई इसमें हम हिंदी के प्रश्न भी कंप्लीट कर लेते हैं। सामान्य हिंदी में गाइज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और गाइज वैसे भी देखो मुहावरा जो है ना बहुत ईजी होता है, बस आप थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं मुहावरे के। लोहे के चने चबाना यानी मेरे प्यारे भाई बहुत कठिन कार्य करना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे भैया अगर आप तक हमारी वॉल्यूम जो है या आवाज़ जो है ये आप तक क्लियर नहीं जा रही है तो थोड़ा वॉल्यूम तेज़ कर लीजिएगा या फिर फ़ोन का प्रयोग कर लीजिएगा। गाइस क्लास लेते लेते थोड़ा गले में गाइस दर्द होने लगा है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो जो भी प्यारे भाई बहन को थोड़ी सी समस्या है वॉल्यूम में, वो गाइस वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर लेंगे या एयरफोन का प्रयोग कर लेंगे। जिस तरीके से आप मैनेज कर सकें उस तरीके से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। गाइस आपकी लगातार क्लासेस ले रहे हैं तो थोड़ी बहुत गाइस गले में दर्द होने लगती है, बहुत तेज़ी से चिल्लाना पड़ता है ना, तो गाइस थोड़ा सा गले में दर्द हो जाता है, इतना तो थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा ईश्वर में विश्वास है। अब कहने का मतलब ये है इस ईश्वर जो है गाइज इसका आपको प्रतिस्थापित करना है, यानी ईश्वर के स्थान पर हम क्या गाइज इसमें स्थापित कर सकते हैं। अब देखो गाइज देखो वैसे तो कहा जाए इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। गाइज कहा जाए हमारा शंकर में विश्वास है, हमारा विष्णु में विश्वास है, हमारा कृष्ण में विश्वास है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जो उपयुक्त होगा आपका हो जाएगा भगवान। हमारा भगवान में विश्वास है, यानी आप क्या हैं, आस्तिक हैं। मेरे प्यारे भाई जो ईश्वर में विश्वास रखता है उन्हें आस्तिक कहा जाता है। तो हमारा भगवान में विश्वास है या ईश्वर में विश्वास से बात एक ही है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए राजनीति से संबंधित। अब आपको ये बताना है राजनीति से संबंधित इस वाक्यांश के लिए गाइस जो एक शब्द होगा वह क्या हो जाएगा बताइए। और मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई यूपी SSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा राजनीति से संबंधित यानी राजनैतिक। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुने। अनाज किसमें उगता है। अब आप बताएंगे अनाज किसमें उगता है, छोटे छोटे बच्चे भी इसका आंसर बता सकते हैं, है ना। तो किस में उगता है भाई, सड़क पर थोड़ी अनाज उगता है, मैदान में थोड़ी उगता है, खेतों में ही तो उगेगा। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब आपको ये बताना है सही वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है, फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई हो जाएगा क्षुधा। क्या है गाइस यहाँ पर, इस प्रकार क्षुधा होगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से, ये गाइस आपका हो जाएगा सही वर्तनी। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अब आपका गद्यांश दे दिया गया है और आप कहें तो गद्यांश भी मैं करवा दूं और चलो करवा देते हैं गाइस। अब आपका स्किप नहीं करेंगे कोई भी गद्यांश, देखो पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और हाँ आप भी पढ़ा करो, हम पढ़ते हैं गाइस लेकिन आप भी पढ़ो। क्यों, क्योंकि गाइस जब आप पढ़ोगे हमारे पढ़ने और आपके पढ़ने में बहुत अंतर है। आप पढ़ोगे आपको भी थोड़ा सा समझ आएगा, उसके बाद गाइस आप आसानी से आंसर दे सकते हो। पढ़ो, हमारे साथ पढ़िएगा। सेवा सदन के उपरांत सन 1920 में प्रेमचंद का उपन्यास वरदान प्रकाशित हुआ, किंतु यह उपन्यास न तो सेवा सदन की भावभंगिमा को स्पर्श कर सका और न तो वह उष्णता और न ही वैचारिक स्पष्टता इस उपन्यास में थी। ऐसा लगता ही नहीं कि सेवा सदन लिखने के बाद प्रेमचंद ने इस उपन्यास का सृजन किया है। जो वैचारिक प्रवणता सेवा सदन में है उसका अल्पांश भी वरदान में नहीं है। उपन्यास की अधिकांश कथा में क्रमशः कृत्रिमता बढ़ती ही चली गई और कल्पना की अतिशयता ने मूल कथानक को ही अस्त व्यस्त कर दिया।
निसंदेह वरदान प्रेमचंद की एक दुर्बल कीर्ति है। वरदान के प्रकाशन के ठीक एक वर्ष बाद सन 1921 में प्रेमचंद का प्रेमाश्रम प्रकाश में आया और प्रेमाश्रम में प्रायः उन सभी दोषों का अभाव है जिनके कारण वरदान एक आसक्त उपन्यास बनकर ही रह गया था। इस उपन्यास के माध्यम से जमींदार और कृषकों का संघर्ष पहली बार भारतीय समाज के सामने इतना खुलकर और उभरकर स्पष्ट रूप से आया तथा प्रेमचंद की कला भी संभवतः पहली बार पूर्णतः रूप से प्रकट हुई। श्री इलाचंद्र की कला भी संभवतः पहली बार पूर्णतः रूप से प्रकट हुई और मेरे प्यारे भाई श्री इलाचंद्र जोशी एवं श्री अवध उपाध्याय जैसे प्रेमचंद के प्रारंभिक आलोचकों ने इस उपन्यास की यद्यपि तीखी आलोचना की, किंतु आलोचकों की आलोचना से तो कोई कीर्ति अपनी महानता खो नहीं देती। फिर देखो गाइस, जो सामाजिक सच था प्रेमचंद ने उसकी अभिव्यक्ति दी और समाज सच की आलोचना करने पर भी सच ही रहता है। फिर आप देखो गाइस, यहाँ पर लिखा गया है कि इस उपन्यास का कथा क्षेत्र उपन्यास के अब तक प्रकाशित उपन्यासों में सबसे अधिक विस्तृत था। भिन्न भिन्न जीवन पक्षों का अत्यधिक सूक्ष्म चित्रण प्रेमचंद ने इस उपन्यास में प्रस्तुत किया और इस योजना में उपन्यासकार ने शोषक एवं शोषित के जिस संघर्ष को चित्रित किया वह अत्यंत सजीव एवं रोमांचक है। लेखक ने इसमें कहीं कहीं पर बड़ी संयत दृष्टिकोण से ग्राम्य जीवन की विडंबनाओं का चित्रण किया है। तेजी से पढ़ाया गाइस मैंने, फिर भी इतने टाइम लग गए। देखो, वरदान के बाद किस उपन्यास का प्रकाशन हुआ, आपने पढ़ा वरदान के बाद किस उपन्यास का हुआ था, प्रेम आश्रम का। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कल्पना एवं कृत्रिमता की अधिकता है, किस उपन्यास में मेरे प्यारे भाई, प्रेमाश्रम में। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है इसमें असत्य कथन कौन सा है। 83 का राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा वरदान उपन्यास में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ये आपका गलत है। प्रेमचंद के किस उपन्यास का कथा क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का कथा क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्रेम आश्रम। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अभिव्यक्ति में उपसर्ग कौन सा है, अभिव्यक्ति में उपसर्ग आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा अभिव्यक्ति में अभी उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, जो बाकी बचा गद्यांश नंबर 2 है, ये गाइज आप खुद से पढ़ करके हल कर लीजिएगा। बहुत लंबा चौड़ा गद्यांश है, पूरा पढ़ेंगे टाइम ही आपका वेस्ट होगा, है ना। और गाइज जो आपका सामान्य अंग्रेजी है, जीके है ये, और जो गाइज जीके मैंने कंप्लीट ही करवा दिया। रीजनिंग और आपका गाइज जो पाई चार्ट है और ग्राफ तालिका है, ये मैं गाइज फिर से एक क्लास में करवा दूंगा। जैसे गाइज मैंने आपकी क्लास करवाई 1 घंटे की, उसमें गाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर करवा दिए हैं। उसी तरीके से मैं आपकी ये क्लास भी करवा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता न करें, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। इसकी फुल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर के आप इसकी PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। गाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पर आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका स्कोर कितना रहा इस पर भी आपने अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी नई बेहतर क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।